受け継がれゆく意志、時代のうねり、人の夢。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。おい海賊王、あんたは手に入れたんだろ、あの伝説の大秘宝。貴様黙れ。あの一つなぎの大秘宝、ワンピースをよ1118 chapters in manga. (1109) anime episode. (15 movies. इतना सब होते हुए भी अभी तक कोई ऐसा एपिसोड आया नहीं है जहाँ पे ओडा ने फोर शैडोइंग ना की हो। बट लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड ये आर्क ऐसा है जिसे देख के हर वन पीस फैन को लगा होगा कि ये कितना बोरिंग है, इससे स्टोरी से क्या लेना देना है, डीवी बैकफाइट का फायदा क्या है, ये आर्क एग्जिस्ट ही क्यों करता। बट आपको ऐसा लगता है कि ओडा कोई ऐसा आर्क बना देगा जिससे स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं हो? मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, और ऐसा है भी नहीं। व्हील ऑफ डी क्या है, जॉय बॉय कौन था, वन पीस कहाँ है, एंशिएंट हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड से कैसे कनेक्टेड है, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये थ्योरी सच हो जाए। तो अगर आप वन पीस स्पॉइल करना नहीं चाहते तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने वाला, सबको जॉय से भरने वाला जॉय बॉय ये उसका असली नाम हो ही ना? जैसे गोल्डी रॉजर पायरेट किंग था, मतलब पायरेट किंग एक टाइटल है और गोल्डी रॉजर एक इंसान का नाम है। सेम ऐसे ही जॉय बॉय एक टाइटल है जो हर इंसान के मुंह पे स्माइल ला देता है और लोगों को जॉय से भर देता है। तो जॉय बॉय का रियल नाम क्या है? एक्चुअली ये सारी चीजें लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड से कनेक्टेड है। वन पीस को रिलीज होकर 27 साल पूरे हो गए और अभी तक हमें ये पता नहीं कि आखिर वन पीस कहाँ है। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वन पीस कहाँ है ये हम सबको पता है। इनफैक्ट हर वो इंसान को पता है जिसने वन पीस का पहला एपिसोड देखा है। You want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one place. Now you just have to find it. वन पीस एनीमे में ऐसे दो लोग हैं जो हमें बता सकते हैं कि वन पीस आखिर कहाँ है। पहले तो खुद पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। देखो ओडा हर एक एपिसोड बहुत बारीकी से बनाता है। वन पीस की लोकेशन कहाँ है ये उसने पहले चैप्टर में ही बता दिया था। आपको जान के हैरानी होगी, फेमस सेंटेंस माई ट्रेजर इफ यू वांट इट यू हैव इट, ट्राई एंड फाइंड इट, आई लेफ्ट एवरीथिंग इन दैट प्लेस। ये सेंटेंस असल में झूठ है। वन पीस ओरिजिनली जापानीज भाषा में रिलीज होता है और फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है। जापानीज भाषा में हर एक चीज के अलग अलग मीनिंग होते हैं, हर एक कांजी के 5-6 मीनिंग्स होते हैं और ओडा यही कांजी यूज करके हमें अलग अलग हिंट देता है। जैसे इस सेंटेंस का असल में मतलब होता है माई ट्रेजर इफ यू वांट इट आई लेफ्ट ऑल डाउन देयर। डाउन देयर मतलब कहाँ? सी के अंदर, जमीन के अंदर। और एक कैरेक्टर है जिसने हमें सेम हिंट दी है, बग्गी। बग्गी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ बहुत अलग अलग मिस्ट्रीज कनेक्टेड है। अभी तक बग्गी ने जो भी चीजें की है उससे हमें ये तो समझ रहा है कि बग्गी एंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जब बग्गी और शांग छोटे थे बग्गी को एक ट्रेजर मैप मिला था। वो ट्रेजर मैप में ऐसा था कि बहुत बड़ा ट्रेजर सी के नीचे कहीं तो भी है, मतलब डाउन देयर, सेम डाउन जो रॉजर के सेंटेंस में भी था। अभी रिसेंट चैप्टर में हमें पता चला है कि सी लेवल 200 मीटर तक ऊपर चला गया है। सी लेवल 200 मीटर बढ़ने के पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ है, वही वर्ल्ड गवर्नमेंट जो पायरेट को रोक रही है वन पीस ढूंढने से। देखो जब पानी 200 मीटर बढ़ा नहीं था, मतलब व्हाइट सेंचुरी के पहले, लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना बहुत आसान था। नई जगह जाना, नए कल्चर्स देखना ये बहुत आसान था। मतलब तब के लोग फ्री थे, मतलब उनके पास फ्रीडम था और यही फ्रीडम लोगों से छीनने के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब इमो ने वाटर लेवल बढ़ाया। इमो का नाम जापानीज में हमें ये दर्शाता है मदर ऑफ द सी। वेगापंक के मैसेज से हमें ये समझता है कि एंशिएंट किंगडम अभी भी वाटर के नीचे, सी के अंदर कहीं तो भी है, डाउन देयर। और इससे ही हमारी थ्योरी की शुरुआत होती है। जब वन पीस जॉय बॉय के पास था तब उसने वो कई सरफेस पे रखा होगा, पर अब जब दुनिया 200 मीटर पानी के अंदर डूब गई है तो वन पीस भी डूब ही गया होगा। इसलिए रॉजर के स्टेटमेंट में डाउन देयर और बग्गी के मैप में अंडर द सी ये पॉइंट हाईलाइट किया गया।
जॉय बॉय का ट्रेजर वन पीस अगर धरती के नीचे है, और सेम स्टोरी एक पायरेट के साथ भी हुई थी। लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड में हमें पहली बार डेवी बैकफाइट के बारे में बताया गया था। डेवी बैकफाइट ओरिजिनेटेड है हाचिनोसु एके पायरेट आइलैंड से, जो भी ब्लैक बियर्ड होल्ड करता है। ब्लैक बियर्ड ये थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। डेवी बैकफाइट बनाई गई थी डेवी जोन्स के ऊपर। डेवी जोन्स जिसे पहले पायरेट के नाम से भी जानते हैं, सेम जैसे जॉय बॉय को फर्स्ट पायरेट कंसिडर करते हैं। ऐसा बताया गया है कि डेवी जोन्स एक एंशिएंट पायरेट था जिसके पास बहुत सारा ट्रेजर था, और वो जिस भी चीज के ऊपर नजर डाल देता था वो चीजें वो छीन लेता था। जैसे अगर डेवी बैकफाइट में जो भी इंसान जीतता है वो सामने वाले की क्रू से कुछ भी ले सकता है, और फिर एक दिन डेविल उसे कर्ज देता है कि अब से तू और तेरा ट्रेजर समुद्र के अंदर ही रहेगा, और कहते हैं कि अभी भी उसका ट्रेजर समुद्र के अंदर कहीं तो भी है। डेवी जोन्स को जो कर्ज मिला था वो एक डेविल के हाथ से मिला था। अगर हम इमू के नाम को जापानीज में ट्रांसलेट करें तो होता है सी मॉन्स्टर। जैसे सेम इमू ने डेविल फ्रूट यूजर को हराने के लिए वाटर लेवल को 200 मीटर तक बढ़ाया था। डेविल फ्रूट अपनी डिजायर से बनता है। ऐसे कहते हैं कि जॉय बॉय पहला फ्री इंसान था, उसके पास बहुत ज्यादा विल पावर थी। जॉय बॉय ही पहला डेविल फ्रूट यूजर होगा, और मे बी जॉय बॉय ही ऐसा पहला इंसान होगा जो सी में डूब के मरा होगा। इसलिए इमू का वाटर लेवल बढ़ाना जॉय बॉय के लिए एक श्राप ही था। जॉय बॉय और डिविजन्स की ऑलमोस्ट सिमिलर स्टोरी है। इमू का और एक मतलब होता है सी प्रीस्ट। जापानीज माइथोलॉजी में सी प्रीस्ट का जिक्र हुआ है। ऐसा कहते हैं कि ये एक ऐसी एंटिटी है जो शिप को डुबा देती है। ये जहाँ भी अपीयर होती है तो काम शिप पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, सेम लाइक ग्रैंड लाइन। इतनी सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है डेवी जोन्स ही जॉय बॉय का रियल नाम होगा। जो लोग जॉय बॉय को जानते हैं और जो लोग डेवी जोन्स को जानते हैं उनको ये नहीं पता कि दोनों लोग एक ही हैं। जितना मैंने वन पीस देखा है मुझे ऐसा लगता है कि डेवी जोन्स जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर को ओडा ऐसे ही नहीं जाने देगा। वन पीस एक ऐसी कहानी है जिसमें सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर डेवी जोन्स ही जॉय बॉय होगा तो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री के राज खुल जाता है। जैसे विल ऑफ डी क्या है ये हमें इससे ही पता चलता है। किंग ऑफ पायरेट गोल्डी रॉजर की क्रू का नाम था रॉजर पायरेट। सेम डेवी जोन्स की क्रू का नाम डेवी पायरेट होगा। वन पीस में फादर और सन का रिलेशन बहुत यूनिक वे में दिखाया गया। जैसे व्हाइट बियर्ड उसके क्रू मेंबर को सन जैसा मानता है और उसके क्रू मेंबर उसको एक फादर फिगर जैसे मानते हैं। चैप्टर नंबर 799 जिसका टाइटल था फादर एंड सन्स, जिसमें स्ट्रॉ हेड की ग्रैंड फ्लीट बनी थी और वो सब लोग लूफी को अपने फादर जैसा मान रहे थे। जैसे हम अपने नाम में अपने फादर का नाम एग्जैक्टली सेंटर में ऐड करते हैं। जैसे जब पहला पायरेट क्रू फैमिली डेवी पायरेट्स बने होंगे, जब सारे मेंबर्स ने उनके कैप्टन जॉय बॉय को फादर कंसिडर किया होगा और अपने मिडल नेम में जॉय बॉय यानी डेवी जोन्स का जो डी इनिशियल है वो ऐड किया होगा, और इससे ही जन्म होता है डी क्लैन का। मतलब डी का फुल फॉर्म है डेवी। जो भी अभी डी क्लैन के वंशज है उनके नाम में भी डी है। जैसे मंकी डी लूफी मतलब होता है मंकी डेवी लूफी। गोल्ड डी रॉजर, गोल्ड डेवी रॉजर। रॉजर को डी के बारे में पता था। जब व्हाइट बियर्ड ने रॉजर को पूछा कि तेरे नाम में जो डी है उसका मतलब क्या है, तब रॉजर ने बोला होगा कि ये कोई एंशिएंट हिस्ट्री या वॉर के बारे में नहीं है, बल्कि जो जॉय बॉय और उनके क्रू ने जो एडवेंचर किया है ये उसकी निशानी है। जब भी कोई डी इनिशियल देखे तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाए, उनको जॉय बॉय के सारे एडवेंचर याद करके हंसी आ जाए और दुश्मनों के मुंह पे एक डर आ जाए कि कैसे बस एक छोटे से क्रू ने पूरे 20 किंगडम्स और इमू की धज्जियां उड़ा दी थी। वेगापंक के मैसेज से हमें यह भी समझता है कि एंशिएंट किंगडम बहुत ज्यादा मॉडर्न था। अभी तक उसके जैसी टेक्नोलॉजी बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है एंशिएंट किंगडम एक ऐसा किंगडम होगा जहाँ पे हर कोई पढ़ा लिखा, सिविलाइज और सेट ऑफ रूल से जीता होगा, जहाँ वॉर और डेथ होती होगी पर बहुत कम। जैसे अमेरिका जैसे कंट्री में वॉर और डेथ होती है बट बहुत कम होती है अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान जैसे अनडेवलप्ड कंट्री में। एंशिएंट किंगडम में स्लेवरी भी होती होगी बट एक डिफरेंट टाइप की स्लेवरी, जहाँ लोग स्लेव हो गए गवर्नमेंट के एक सेट ऑफ रूल्स के। मतलब ये किंगडम लोगों से उनकी फ्रीडम छीन रहा था, लोगों को सेट ऑफ रूल्स का गुलाम बना रहा था। फिर आता है मोस्ट फ्री पर्सन एके जॉय बॉय। जॉय बॉय ने ये सारे सिस्टम, सारे रूल्स तोड़ दिए। जॉय बॉय को सारे एंशिएंट किंगडम के लोगों को फ्री करना था, ये थी उसकी आइडियोलॉजी। जॉय बॉय की विल पावर और लोगों को फ्री बनाने की मिशन को देख के बहुत लोगों ने जॉय बॉय का साथ दिया। जॉय बॉय बहुत लोगों के स्माइल करने का रीजन बना। फिर उसके साथ लोग जुड़ते गए और फिर क्रिएट हुआ पहला पायरेट क्रू, डेवी पायरेट। सभी लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, लोग किसी के स्लेव नहीं है, इक्वलिटी, यही थी जॉय बॉय की आइडियोलॉजी। और यही आइडियोलॉजी के खिलाफ थे 20 किंगडम, द रॉयल्स ऑफ 20 किंगडम। और इसी के कारण हुई एक बहुत बड़ी वॉर, द वॉर बिटवीन टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, द वॉर फॉर फ्रीडम, द ग्रेटेस्ट वॉर एवर।
वेगापंक के मैसेज से हमें ये भी समझता है कि व्हाइट सेंचुरी की जो वॉर थी वो इस चीज के ऊपर हुई थी कि दो लोगों के एक चीज के ऊपर डिफरेंट ओपिनियन थे, और वो चीज थी फ्रीडम। जॉय बॉय सबको फ्रीडम देना चाहता था जिससे लोगों को जो चाहे वो करने मिले, और इसके अपोज में था इमू, हेड ऑफ 20 किंगडम, जो चाहता था कि ये पूरी दुनिया एक सेट ऑफ रूल्स से चले। देखो ये दोनों भी आइडियोलॉजी सही है। अभी हम बस एक पायरेट की व्यू से पूरी स्टोरी देख रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मरीन और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इविल है, बट रियल में मेजोरिटी पायरेट ही ज्यादा बुरे होते हैं। गवर्नमेंट से ज्यादा पायरेट्स ने ही लोगों को मारा है, इसलिए बस एक दो पायरेट अच्छे होने से हमें ये नहीं कंसिडर करना चाहिए कि सभी पायरेट अच्छे होते हैं। इमू का ऐसा मानना था कि हमने सभी लोगों को फ्रीडम दे दी तो डेवलपमेंट स्लो हो जाएंगी, वॉर बढ़ जाएंगी, लोग किसी से डरेंगे नहीं। अगर जॉय बॉय ने सबको फ्रीडम दे दी तो लोग जो चाहे वो करना चालू कर देंगे, वो किसी से डरेंगे नहीं। अगर मुझे किसी को मारना है तो मैं डायरेक्टली मार दूंगा, क्योंकि ये तो मेरी फ्री विल है, मेरे पास तो फ्रीडम है। हर कोई जॉय बॉय जैसा अच्छा नहीं होता, जितनी ज्यादा फ्रीडम उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, और यही हुआ। जॉय बॉय ने सबको फ्रीडम देने के लिए अनलिमिटेड रिसोर्स क्रिएट करना चाहा, और इसी से जन्म हुआ एंशिएंट वेपन का। एंशिएंट वेपन यूज करके जॉय बॉय सबको फ्रीडम और अनलिमिटेड रिसोर्सेज देना चाहता था, पर जैसे मैंने आपको बोला कि हर कोई इंसान अच्छा नहीं होता है। अनलिमिटेड एनर्जी मतलब अनलिमिटेड पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। इंसानों की हैसियत ही ऐसी है कि उनको दूसरों से ज्यादा चीजें चाहिए, उनको दूसरों से ज्यादा पावर चाहिए, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, और यही ज्यादा पावर पाने के लिए एंशिएंट वेपन का डिस्ट्रप्टिव वे में यूज किया गया। यही टाइम पे हेड ऑफ 20 किंगडम्स इमू को लिली से प्यार हो गया था। लिली भी 20 किंगडम्स का पार्ट थी, बट वो इमू से शादी करना नहीं चाहती थी, उसे फ्री बनना था, उसे जो चाहे वो करना था, वो जॉय बॉय जैसा बनना चाहती थी। फिर जॉय बॉय ने लिली को चुरा लिया, उसको अपने पायरेट क्रू का पार्ट बनाया, और अभी लिली के नाम में भी डी इनिशियल ऐड हो चुका था। इतना सब होने के बाद इमू बहुत गुस्सा था, और गुस्से में उसने एक बहुत गंदी चाल चली। उसने 20 किंगडम में से एक इंसान को कहा कि तू जॉय बॉय के क्रू को ज्वाइन कर ले और उनके साथ ही रहे, उनके जैसा जता कि तू उनमें से ही एक ही, और उनकी सारी इंफॉर्मेशन ले और हमें दे दे। और वो इंसान ने ऐसा किया भी, उसने जॉय बॉय की क्रू को ज्वाइन कर लिया। अब वो इंसान के नाम में भी डी आ गया था, बट ये बाकी लोगों से अलग था। ये बाहर से दिखा रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट अंदर से ये फ्रीडम के खिलाफ था। और यही इंसान के वंशज है ब्लैक बियर्ड और रॉक डी ज़ेबेक। कभी आपने ऐसा सोचा है कि अभी तक जितने भी डी क्लैन के मेंबर हैं वो सब लोग अच्छे हैं? ब्लैक बियर्ड और रॉक डी ज़ेबेक ही ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा इविल हैं और जो जस्टिस के खिलाफ हैं, क्योंकि वो लोग ओरिजिनली डी क्लैन के मेंबर ही नहीं थे। वो स्पाई के वंशज है जिसने जॉय बॉय के क्रू को धोखा दिया था। इसलिए इमो के पास ब्लैक बियर्ड, लिली, शिराओशी और न्यू जॉय बॉय के फोटो है। लेट्स कंटिन्यू। फिर बाद में यही इंसान ने लोगों के अंदर के शैतान को जगा। उसने कैसे तो भी एंशिएंट वेपन को इमो के हवाले कर दिया। जैसे ही एंशिएंट वेपन का कंट्रोल इमो के पास आया और उसने पूरे एंशिएंट किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। लोगों को बचाते वक्त जॉय बॉय मारा गया और उसी के साथ वन पीस सी के अंदर डूब गया, और इसी के साथ वॉइड सेंचुरी खत्म हुई। देखो ये सारी चीजें लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड ये आर्क में हमें पहली बार ऐसा दिखाया गया था कि सी लेवल अभी भी बढ़ रही है। ये आर्क में ही हमें फ्रीडम के बारे में बताया गया था कि कैसे वहाँ के एनिमल्स का साइज बढ़ा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फ्री है। इससे ओडा हमें ये इंडिकेट करना चाहते थे कि जॉय बॉय सबसे बड़ी रेस्ट जायंट में से एक था, और डेवी बैकफाइट का पहला इंट्रोडक्शन भी हमें ये आर्क में दिखा था। ये सारी चीजों से हमें ये समझता है कि वन पीस एक यूनिक एनिमे है। हम वन पीस को किसी और शो से कंपेयर नहीं कर सकते। इसमें हर एक चीज, हर एक सेंटेंस का मीनिंग होता है। देखो मैंने ये पूरी स्टोरी एक स्टोरी के फॉर्म में बताई है, इसलिए मैंने हर कहीं फोर शैडोइंग का जिक्र नहीं किया, नहीं तो आपको ये थ्योरी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप मुझे बताइए कि गलती कहाँ पे हुई है। सन गॉड निका की कसम कि वो गलती फिर से नहीं होगी।